Jai Hind or Namaste, this is Prasenjit Das. Welcome you all to my YouTube channel as well as my Facebook page. Today we are going to have a beautiful class on fundamental rights. This video is very much important for class 11 students political science and class 12 as well as any kinds of competitive examination if you want to go for. For example, the upcoming Assam direct recruitment, Assam TET, Central TET, for all examination, any kind of competitive examination about the constitution, if it is mentioned, we should know about our fundamental rights. हमारे मौलिक अधिकार के बारे में आज विस्तार रूप से हम जानेंगे, किस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, सारा आज हम जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस मूव ऑन. फंडामेंटल राइट्स का पहला हम समझ सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है. पहला डिवाइड कीजिए 14 to 18, 19 to 22, 23 24, 25 से 28, 29 से 30, 31 गायब है, 32. तो 31 गायब क्यों है? वो राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको जो एबोलिश किया गया था, हटा दिया गया था, अमेंड किया गया था, तो अभी वो संशोधित होने के बाद अभी फ़िलहाल नहीं है. याद रखने का प्रोसेस क्या है? EFERER, बस हमें इतना याद रखना है. EFERER, ये प्रोसेस से क्या होता है, हमें इजीली आंसर याद रहता है, सारे आर्टिकल्स याद रहता है. ई से मतलब क्या है? राइट टू इक्वालिटी. एफ से राइट टू फ्रीडम. उसके बाद आ गया हमारा फिर EFER यानी ई एक्सप्लॉयटेशन. तो हमें याद रखना होगा, एक्सप्लॉयटेशन तो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट होगा, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. देन ER से रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन डालेंगे. फिर आया E यानी एजुकेशनल के साथ हम कल्चरल जोड़ेंगे, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. फिर R यानी रेमेडीज़. कौन सा रेमेडीज़? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. तो हम इजीली याद रख सकते हैं EFERER. आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, 23 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 28 राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड 29 30 इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ 32. तो याद रखने का प्रोसेस क्या है? इक्वालिटी, समान. हमें कब तक मतलब कब इस चीज़ की एहसास होती है, हमें इस बात की एहसास होती है कि इक्वालिटी चाहिए? 14 से 18 यानी टीनेज के समय में. टीनेज के समय में हमें महसूस होता है कि नहीं, हमें भी इक्वालिटी चाहिए, हमें भी समानता चाहिए. फिर कौन से उम्र में जाके हमें एहसास होता है कि नहीं, हमें आज़ादी चाहिए यार, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जो मुझे पसंद है वो करना है. तो 1920 में शादी करने के लिए मेरी आज़ादी होनी चाहिए. तो 1922 इसी समय में हमारी शादी की एज होती है. नॉर्मल इंडियन एज जो है, जो सरकार ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने या कानून हमें अलाउ करता है. और इस उम्र में तो हमको याद कैसे रखेंगे? 19 से 22. तो इसी उम्र में हम लोग चलो हर प्रकार के डिसीजन लेने के लिए हमें फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए. तो हमें आज़ादी मिलने के बाद हमें एहसास होता नहीं यार, हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. तो एक्सप्लॉयटेशन का एहसास कब होता है? शादीशुदी हो जाने के बाद. अगर दहेज वहेज मांग लिया तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया. नौकरी मिलने के बाद वहाँ पर काम करवा के सैलरी नहीं दिया तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया. पढ़ाई करने गया, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर रेसिज्म चल रहा है तो वो भी हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. तो एक्सप्लॉयटेशन का एहसास कब होता है? जब हम 23-24 में आ जाते हैं. बस ये याद रखने के मजाक बना रहा हूँ, तो ताकि हमें ये आंसर याद रहे. फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, पहला बच्चा हो जाता है, तो हमें धीरे धीरे हम परिवार की ओर आते हैं. हमें रिलीजन का महत्व समझ में आता है. जब 25-28 वक्त आ जाता है तो हम लोग समझते हैं वापस मंदिर, भगवान. फिर हम धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारा धर्म में ये होता है, उनके धर्म में वो होता है. ये इस प्रकार के सोच आना शुरू हो जाता है. उसके बाद हम सोचते हैं नहीं यार, धर्म के साथ साथ हमारा शिक्षा भी आगे बढ़ना चाहिए. किसका? हमारा बच्चे का, नेक्स्ट जनरेशन का. यानी 29 से 30 तक हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाता है. तो जस्ट ये याद रखने का मजाक एक बना रहा हूँ. आई होप आपको समझ में आएगा, जस्ट मजाक के लिए बना रहा हूँ. उसके बाद जब एजुकेशन आ गया, शिक्षा, कल्चर, सारा संस्कृति बन गया, बनने के बाद हमें लगा कि नहीं यार, अभी हमारा जो अधिकार है वो हो रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या फिर हमारा गलत प्रयोग किया जा रहा है. अभी हमारे पास अधिकार है, हम कोर्ट पे जा सकते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ लास्ट में आता है 32 एट द एज ऑफ 32. जस्ट ये याद रखने का प्रोसेस और कुछ नहीं, जस्ट मैंने एक मजाक बनाया ताकि आपको आसानी से याद रहे. मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. पहला इक्वालिटी में कौन सा है? आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान है. कौन से? The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. भारत के अंदर कानून, सरकार, देश किसी भी व्यक्ति का
कानून के सामने समान अधिकार मिलेगा, और वो गलत करेगा चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसको समान पनिशमेंट भी मिलेगा। लेकिन उसमें भी कुछ एक छूट है जो हम देख लेंगे अभी। वो छूट कौन सा है, एक्सेप्शन हर जगह पर है, तो देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति यानी हमारा देश का प्रेसिडेंट और किसी भी स्टेट का गवर्नर, वो कभी आंसरेबल टू एनी कोर्ट नहीं है फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिस, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं होगी इन दोनों केस में। उसके बाद नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। हमें याद रखना है, भारत में एक प्रेसिडेंट और दूसरा हो गया गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। उनके खिलाफ हम उनके ऑफिस के दौरान कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते, क्रिमिनल केसेस। नेक्स्ट, नो सिविल केस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर अनलेस ए 2 months नोटिस इज इशूड। हम किसी भी हमारे राष्ट्रपति और गवर्नर उनके खिलाफ कोई सिविल केस फाइल नहीं कर सकते हैं बिना 2 महीने के प्रायर इन्फॉर्मेशन या नोटिस के बिना। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हो गया एक्सेप्शन। तो ये हमें याद रखना, आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, हमें आर्टिकल बाय याद रखना है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जाति, धर्म, वर्ण, उसके बाद लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदाभेद हम नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 हमें बताता है, हमें याद रखना आर्टिकल 15 क्या बताता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन से एक्सेप्शंस हैं? स्टेट यानी सरकार कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। बच्चों और औरतों के लिए स्पेशल प्रोविज़न वो बना सकते हैं, उनको स्पेशल प्रोविज़न दिया जा सकता है। स्टेट कैन ऑल्सो मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और द शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट। ST, SC और OBCs और बाकी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नया प्रोविज़न डाल सकते हैं, बेटर प्रोविज़न उनके लिए डाल सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन। अभी आर्टिकल 16 क्या कहते हैं? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी में सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? सबको अधिकार है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सरकारी नौकरी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी जिनके पास काबिलियत और नेसेसिटी और जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वो है। नीचे देखिए ध्यान से, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बट उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। जैसे आर्टिकल 16 में क्या क्या है? नंबर 1, स्टेट यानी सरकार में प्रेस्क्राइब द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड सेलेक्टिव टेस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज। सरकारी नौकरी के लिए अगर वो एग्जामिनेशन रखें, टेस्ट रखें, सिलेक्शन टेस्ट रखें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ क्वालिफिकेशन रखें तो सरकार रख सकती है, उनका पास ये अधिकार है। द स्टेट में रिजर्व सर्टेन पोस्ट इन अ स्टेट फॉर द रेसिडेंट्स ओनली। अगर एक राज्य का, असम राज्य में या असम गवर्नमेंट ये सरकार नौकरी दे रही है, असम की सरकार नौकरी या फिर असम राज्य के अंदर ये हो रहा है, तो असम राज्य अगर चाहे तो उनके सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। अगर वो कर्नाटका में है तो उनके सरकार उनके सीट अपने प्रांत के लोगों के लिए रिजर्व रख सकते हैं। तो दिस इज़ द अपने स्थान के, अपने राज्य के, अपने प्रोविंस के उन्नति के लिए, अपने लोगों के उन्नति के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रख सकते हैं। तो स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द इन अपॉइंटमेंट ऑफ द डिफरेंट पोस्ट इन द बैकवर्ड क्लासेस। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी हर जगह पर आपने जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया होगा तो आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा, सुना होगा, ये पर देखेंगे सुनेंगे आगे कि ST, SC चाहे वो स्कूल से शुरू होता है नौकरी तक हो, सब जगह पर ST, SC, OBC के लिए परसेंटेज थोड़ा कि एडमिशन में अगर 50% चाहिए तो 45 हो जाता है। जैसे B.Ed एडमिशन के लिए 50% जनरल के लिए चाहिए तो 45 से ST, SC को हो जाता है। यानी हर जो ST, SC है, OBC है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनके एजुकेशनल अपग्रेडेशन के लिए, उनके शिक्षा और उनके सामाजिक उन्नति के लिए ये स्पेशल प्रोविज़न दिया जा सकता है, जिसको रिजर्वेशन कहते हैं, आरक्षण कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है। नंबर D,
द स्टेट में ऑल्सो रिजर्व सीट इन प्रमोशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये हम पहले भी बताया, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए प्रमोशन के लिए हर जगह पर स्पेशल सीट रिजर्वेशन किया जाता है कि उनके लिए थोड़ा सा मार्क्स कट ऑफ कम कर दिया जाता है, चाहे वो नेट के एग्ज़ाम हो, टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्लेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो, सब जगह पर थोड़ा प्रोविज़न इसलिए दिया जाता है ताकि हर समाज के वर्ग इक्वली आगे ग्रो करें। नाउ आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता के खिलाफ पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रेस्क्राइब पनिशमेंट फॉर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी अगर कहीं पर अस्पृश्यता, जाति धर्म के आधार पर, किसी गोत्र रंग किसी के आधार पर अगर अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसको उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है सरकार, चाहे तो वहाँ पर नया कानून बना सकती है। पार्लियामेंट इनेक्टेड अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। नेहरू जी के दौरान 1955 में एक कानून बनाया गया था। इन 1976 इट वॉज मेड मोर स्ट्रिंजेंट एंड रीनेम्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इसको रीनेम करके रखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इसको ज़रूरी पॉइंट याद रखना है। अनटचेबिलिटी एक्ट जो 1955 में बनी थी, वो उस कानून को बाद में 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नाम दिया गया। द एक्ट प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, इस प्रकार के अनटचेबिलिटी को हम प्रैक्टिस करना कानूनन सज़ा है। एक आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। किसी भी प्रकार का टाइटल सारा स्टेट एबोलिश करता है। स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट द मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। शैक्षिक और मिलिट्री, सैनिक, इस प्रकार का अगर आपको कोई तमगा दिया जाता है दैट्स एक्सेप्टेबल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संवैधानिक रूप से दिया जाता है। लेकिन उसको छोड़कर किसी प्रकार का टाइटल्स जो पुराने दिनों में ज़मींदार लोग, अमीर लोग अपने को रख लेते हैं, वो रखना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। जैसे कि ए सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। विदेश, दूसरे राज्य से, दूसरे देश से किसी प्रकार का हम टाइटल या कुछ ग्रहण करने से पहले हम अपने देश के सरकार से यानी अपने प्रेसिडेंट से हम कंसेंट करेंगे, परमिशन लेंगे। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1954। ज़रूरी पॉइंट है, मार्क करके रखिए, काम आएगा। आर नॉट रिगार्डेड एज टाइटल्स। ये टाइटल्स नहीं है, ये हमारे लिए सम्मान है, ये गर्व है, ये प्रतिष्ठा है हमारे देश का। तो इनको हमें इतना याद रखना है कि ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये जितने पद्म अवार्ड हैं वो 1954 में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय की सरकार यानी नेहरू जी के द्वारा। सो here we have come to the end of this video. I hope you people have enjoyed and understood. अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 16 में क्या है, 15 में क्या है, 14 में क्या है, यानी 14 से लेकर